पिछले सत्रों में हम वेग से परिचित हो चुके हैं। वेग क्या है? इकाई समय में वस्तु के विस्थापन को हम वेग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विस्थापन की जो दर है उसे वेग कहते हैं। विस्थापन की अगर हम दर निकाल लें समय के साथ तो इसे वेग कहते हैं। ये सूत्र हमने पिछली कक्षा में याद कर लिया था, इससे हमारा परिचय हो चुका था। यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब प्रश्न ये उठता है कि वस्तु का वेग किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि वस्तु का वेग एक तो वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करेगा, यानी गति के दौरान वस्तु का कुल विस्थापन कितना हुआ, और समय, गति में समय कितना लगा। इन दोनों बातों पर वस्तु का वेग निर्भर करता है। किंतु क्या यह वेग पूरी गति के दौरान स्थिर रहता है, या वस्तु का वेग गति के दौरान बदलता भी है? तो आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम किसी वाहन से या स्वयं भी गति कर रहे होते हैं तो हम एक समान वेग से आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। गति के दौरान विभिन्न समयों पर या विभिन्न समयांतरालों पर समय समय पर हमारा वेग कम या ज्यादा होता रहता है। ऐसी स्थिति में हम वेग की गणना औसत वेग के माध्यम से करते हैं। औसत वेग यानी संपूर्ण गति में हुआ विस्थापन और गति में लगा कुल समय, उन दोनों का अगर हम अनुपात ले लेंगे तो वो वस्तु का औसत वेग कहलाता है। अब अगर वस्तु पूरी गति के दौरान एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका वेग क्या है, हम कह रहे हैं एक समान वेग से गति कर रही है। लेकिन अगर वस्तु की वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसका वेग बदल रहा है और उस परिवर्तन की दर समान है, इस केस को हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे कि यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा हो तथा वेग में परिवर्तन की दर समान हो। यहां पर हम कह रहे हैं कि वस्तु का वेग बदल तो रहा है लेकिन एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम औसत वेग की गणना बड़ी सरलता से कर सकते हैं, केवल वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के आधार पर ही। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का औसत वेग जो होता है वो होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। यहां पर हमने क्या किया है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत हमने ज्ञात कर लिया है। तो इन दोनों वेगों का जो औसत होगा उसे ही हम वस्तु का औसत वेग निर्धारित करेंगे, या उससे हम उस वेग की गणना कर सकते हैं। शर्त यह है कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है वो समान होनी चाहिए, यानी वस्तु का वेग परिवर्तित हो तो रहा है लेकिन समान रूप से परिवर्तित होना चाहिए। इस औसत वेग को हम v एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु के प्रारंभिक वेग को हम u से और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करें तो ये सूत्र इस रूप में हमें नजर आता है। v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। तो इस प्रकार हम एक समान वेग परिवर्तन की दर की स्थिति में औसत वेग की गणना कर सकते हैं। अब वेग और
चाल में अंतर को हम एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ताकि आपको इसके समझने में सुविधा रहे। एक छोटा सा प्रश्न है कि उषा एक 90 मीटर लंबे तालाब को तैरकर पार करती है। वह सरल रेखा में गति करते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाकर पुनः लौट आती है। यदि गति में लगा कुल समय 1 मिनट हो तो इस स्थिति में उषा की चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कुछ राशियां परिवर्तित कर दी गई हैं ताकि हमें अभ्यास के अधिक अवसर मिले, लेकिन प्रश्न का प्रारूप इसी प्रकार का है कि इस समस्या पर हम विचार करें। एक तालाब है, तालाब की लंबाई 90 मीटर है, यानी अगर हम दो छोर तालाब के मान लें ए और बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर है। इस 90 मीटर की दूरी को एक तैराक जिसका नाम उषा है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी सरल रेखा में जाती है, यानी ए से बी तक जाती है और फिर बी से लौटकर पुनः ए तक आ जाती है, और इस स्थिति में उसे कुल 1 मिनट का समय लगता है। तो इस स्थिति में हमें ज्ञात क्या करना है कि ए से बी तक जाकर वापस लौटने में 1 मिनट का समय लेने के बाद उषा की जो औसत चाल है और औसत वेग क्या है, इनका निर्धारण हमें करना है। तो देखिए, हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि इसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो तय दूरी। दूरी की अगर हम बात करें तो 90 मीटर जाना और 90 मीटर वापस लौटना, यानी 90 मीटर प्लस 90 मीटर यानी 180 मीटर। समय जो लगा 1 मिनट यानी 60 सेकंड। गणना हम चूंकि एमकेएस पद्धति अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में कर रहे हैं, इसलिए मिनट के बजाय समय हम सेकंड में प्रयोग करते हैं। और एक राशि की हमें और आवश्यकता पड़ेगी, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन हम देख सकते हैं कि ए से बी तक और बी से ए तक। इसको हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि गति के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन क्या हुआ, 0। तो देखिए, इस उदाहरण के आधार पर अगर हमें औसत चाल ज्ञात करनी होगी तो चाल क्या आ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तय हुई 180 मीटर, कुल समय लगा 60 सेकंड। तो यहां पर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि 3 मीटर प्रति सेकंड उषा की चाल होगी। लेकिन यदि अब हम वेग की बात करते हैं तो क्या वेग भी इतना ही होगा?
अगर हम पूरी यात्रा के दौरान औसत वेग की बात करें तो यहां पर कुल विस्थापन बटे कुल समय बराबर, अब देखिए विस्थापन कितना है, पूरी यात्रा में जहां से चली थी वहीं लौटकर पहुंच जाती है, इसलिए विस्थापन हुआ 0 और समय लगा 60 सेकेंड। 0 मीटर विस्थापन, 60 सेकेंड समय, तो कुल मिलाकर 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो मैं समझता हूं इस उदाहरण से हम अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं कि अगर दिशा परिवर्तित हो रही हो तो वेग और चाल दोनों में अंतर आ जाता है। वेग और चाल की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं और दोनों के मात्रक क्या हैं, दोनों के लिए सामान्य सूत्र क्या है। तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है, वेग परिवर्तन की दर या त्वरण। हमने कहा कि वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। वस्तु किसी निश्चित वेग से चल रही है और पूरी गति के दौरान उसका वेग समान बना रहता है, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वेग परिवर्तन की दर, जब परिवर्तन कोई नहीं होगा तो वेग परिवर्तन की दर 0 होगी। लेकिन अगर वस्तु का वेग गति के दौरान परिवर्तित हो रहा है तो वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिस राशि का नाम है त्वरण या एक्सीलरेशन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो त्वरण क्या है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण अर्थात वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, और दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, इसे हमें काउंट करना होता है, इसकी हमें गणना करनी है। त्वरण जो राशि है, जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेजी में से हम एक्सीलरेशन कहते हैं, इसलिए इसे हम ए प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण ए क्या होगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे गति में लगा समय। अंतिम वेग को हमने v से प्रदर्शित किया था, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया था और समय को t से। तो हमारे पास वेग त्वरण का सामान्य सूत्र निकल कर आता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाकर जो इस यात्रा में समय लगा उस समय से हम भाग दे दें तो हम वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को यानी त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि त्वरण एक ऐसी नई भौतिक राशि है जिससे अभी अभी हमारा परिचय हुआ है, तो हम इस राशि के मात्रक पर भी विचार करेंगे। त्वरण का मात्रक क्या होगा, ये ऊपर जो अंश में राशि है वो है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, जो वेग का मात्रक होगा, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और जो हर में राशि है वो है समय यानी सेकंड। तो इसे अगर हम हल करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। तो मैं समझता हूं त्वरण की जो अवधारणा है वो अब स्पष्ट हो चुकी होगी कि वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की जो दर है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा आंकिक प्रश्न हम ले सकते हैं
एक उदाहरण हम लेते हैं कि यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। ये सरल सा एक आंकिक प्रश्न है जो हमें त्वरण की गणना करने के तरीके को स्पष्ट करने में सहायता करेगा। त्वरण का सूत्र अभी हमने देखा कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी वेग परिवर्तन की दर। तो स्पष्ट है कि हमें अंतिम वेग की, प्रारंभिक वेग की और समय की आवश्यकता होगी त्वरण की गणना करने के लिए। अब देखते हैं क्या दिया है। हमें यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाता है? 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी अंतिम वेग v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। और सबसे पहले क्या दिया है? 5 सेकंड में। जो समयांतराल इसमें लगता है वो समयांतराल हमारा t बराबर कितना है? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो जो प्रश्न में जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। और अब मैं समझता हूं कि इसके आधार पर गणना करना बिल्कुल सरल है, क्योंकि हमें सूत्र पता है कि A इज इक्वल टू त्वरण बराबर v माइनस u अपॉन t, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। इनके मान अगर हम रख लें तो 40 ऋण 10 बटे 5, यानी 30 बटे 5 इक्वल टू 6। अब 6 क्या? त्वरण का मात्रक क्या होता है? अभी हमने ज्ञात किया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि त्वरण की गणना हम कैसे कर सकते हैं। कई प्रश्नों में इस प्रकार भी दिया जाता है कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके इतने सेकंड में या किसी निश्चित समय में इतना वेग प्राप्त कर लेती है। तो वहां पर इतना वेग जो प्राप्त कर लेती है वो तो अंतिम वेग हो गया, लेकिन बात जब विरामावस्था से आती है तो हमें यह संशय होता है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो स्पष्ट है कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था का मतलब वो स्थिर है, और स्थिर है तो उसका वेग क्या है? शून्य। तो वहां पर ऐसे प्रश्नों में हम प्रारंभिक वेग की गणना शून्य मानकर करते हैं या प्रारंभिक वस्तु का शून्य लेते हैं। तो इस प्रकार हम त्वरण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गति के ग्राफीय निरूपण की। गति का निरूपण ग्राफ के माध्यम से कि किस तरह से दूरी बदल रही है, समय किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उन्हें हम गणित के माध्यम से या गणितीय रूप में ग्राफ से सभी पहले से पूर्व परिचित हैं। ग्राफ का प्रयोग हम पहले से पिछली कक्षाओं में करते आ रहे हैं। तो ग्राफ के माध्यम से हम अपने इस जो अध्ययन कर रहे हैं गति का भी हम निरूपण या गति का प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या है? इसके नाम से स्पष्ट है कि दूरी और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ, यानी ऐसा वक्र, ऐसा ग्राफ जो दूरी और समय के एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, उसे हम दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं।
ध्यान ये रखना है कि इस ग्राफ को खींचते समय, बनाते समय हमें समय को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करना होता है और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करना होता है। अब पिछली कक्षा में ग्राफ बनाने की प्रक्रिया हमें भली भांति परिचित है। अगर हमें समय समय पे तय की गई दूरियां, विभिन्न समयांतराल दिए जाएं कि 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद वस्तु की दूरी कितनी थी, जैसे पिछले सत्रों में हमने समय के सापेक्ष दूरियों की सारणी भी बनाई थी, तो उन्हीं सारणियों को आधार मानकर भी हम आगे चल सकते हैं। तो समय को हमने एक्स अक्ष पे मान लिया, इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं 5 सेकेंड। दूरी को हम जैसा ही पहले ही कह चुके हैं वाई अक्ष पे प्रदर्शित करेंगे, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो हमारे जो भी ग्राफ में जिस भी रूप में प्राप्त होता है उस ग्राफ को हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। तो ये एक दूरी समय ग्राफ का उदाहरण है जो कि दूरी और समय के बीच खींच के हमें प्राप्त हुआ है। इसको विस्तृत रूप में हम आगे अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए आज का जो पाठ्यक्रम हुआ है इसको आप दोहराएंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।